मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग जेंडर से क्या समझते हैं? व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है, क्यों है, कैसे है? और फिर दूसरी बात कि कल्चर क्या है, कैसे है, क्या है, क्यों है, कैसे है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जीवन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन है। ठीक उसी तरह से जीवन भी जो सतत है, ये सांसों का ताना बाना है, और ये सांसें हमारे जीवन को गतिशीलता देती है और हमारे व्यवहार को संपादित करती है। इसलिए इस ताने बाने के माध्यम से ही हम बात करना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार सकते हैं और कैसे जेंडर और कल्चर की बात कर सकते हैं। जहां तक जेंडर की बात है, ये क्या है? क्योंकि ये वक्तव्य प्रश्न भी है मेरा, आपसे उत्तर भी चाहती हूँ कि आप लोग इस जेंडर के बारे में क्या समझते हैं। क्योंकि हम जब जेंडर की बात करते हैं तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि आजकल इतना क्या एम्फोसिस है जेंडर पे, और जेंडर के लोग ये मान लेते हैं कि महिला पुरुष का भेद है या महिला सशक्तिकरण है, जो कदापि नहीं है। दिस इज नॉट ए विमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि एम्पावर किसको करना है? किसको एम्पावर करना है? हमें एम्पावर ह्यूमन बीइंग को करना है। मानव जीवन सबसे बड़ी कृति है प्रभु की। दिस इज द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, वेयर देयर आर टू स्पीसीज, एक है मेन और एक है विमेन। और इसी मैन एंड विमेन को समझाने के लिए जेंडर की बात की जाती है, क्योंकि भगवान ने दुनिया में दो ही जात बनाई है, दो ही कास्ट बनाई है। बाकी जो कास्ट हम लोग अपने समाज के माध्यम से बना लेते हैं और वहीं से हम ऊंच नीच करने लगते हैं। वहां हम कास्ट डिफरेंशिएशन की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमें शोभा नहीं देती। हमारे लिए तो ये समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पुरुष है और महिला है और पुरुष है। इनकी भी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि महिलाएं और पुरुष अगर नहीं होंगे तो इस ह्यूमन इंडेक्स का क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या होगा, इंसान का क्या होगा? अगर इंसान ही नहीं होगा तो इस प्रकृति का, इस कल्चर का, इसका कौन रसोस्वादन करेगा? कुछ हमारी प्राकृतिक शक्तियां हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम सूरज है, चांद है, तारे है, आकाश है, पृथ्वी है, हवा है, पानी है। अगर इंसान नहीं होगा तो कहाँ से इनका रसोस्वादन करेगा, या इनका क्या उपयोग होगा? कौन कहेगा ये अच्छा है, कौन कहेगा ये बुरा है? कौन कहेगा कि ठंडी हवा आ रही है, कौन कहेगा कि गर्म हवा आ रही है? ये सुंदर तालाब है, ये सुंदर झीलें हैं, ये महल है। तो ये सब कहने के लिए ही तो भगवान ने मानव की उत्पत्ति की, और वो मानव ही है जिसके आधार पर हम जेंडर की बात करते हैं। सो जेंडर is human being. Gender is a psychosocial concept. ये एक मनोसामाजिक प्रत्यय है। जेंडर को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ये एक मनोसामाजिक प्रत्यय है, और इस प्रत्यय के आधार पर ही हम सारी वेलफेयर की बात करते हैं, जीवन को जीने की कला की बात करते हैं, हम जीवन के सांसों के ताने बाने की बात करते हैं, उनकी हम हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी की बात करते हैं। इसलिए हमें जेंडर को समझने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहा? इट इज ए साइकोसोशल कंसेप्ट बाय विच वी कैन हैव द सेलिब्रेशंस ऑफ आवर ऑल हैपनिंग्स इन द लाइफ बाय द वे ऑफ सांसों के द्वारा। हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं। तो इनहेलिंग एक्सेलिंग किसका? हवा का, उस वातावरण का, उस संस्कृति का, उस जीवन का। क्योंकि ये सब मिलके ही तो हमारे सोशलाइजेशन पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इस साइको सोशल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है। क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगे, पुरुषों के साथ भी अत्याचार। लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन मेरा तो हमेशा कहना है कि आई बिलीव इन इक्वालिटी। मैं महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ कार्य करते हुए उन्हें अपने काउंटर पार्ट को और पुरुष को अपने काउंटर पार्ट को से सम्मान देने की बात किया करती हूँ। क्योंकि दोनों ह्यूमन बीइंग है, दोनों मानव है, और इस मानव का बिहेवियर ही तो सब कुछ है। व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यवहार कहाँ से आता? अगर व्यवहार नहीं होगा तो जीवन जीने की कला खत्म हो जाएगी।
हम मृत प्राय हो जाएंगे, हमारे पास हकीकत में कुछ नहीं रहेगा और हमें बोर्डम आ जाएगी। इसलिए प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे जो संसाधन है उनका रसोस्वादन करने का माध्यम दिया है। और वो माध्यम कैसे है? क्योंकि मैंने कहा साइको सोशल कॉन्सेप्ट, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, एक सामाजिक स्थिति है। मनोवैज्ञानिक स्थिति व्यक्ति से है, परिवार से है, समाज से है, और सामाजिक स्थिति समूह से है, विभिन्न प्रकार की अंतरक्रियाओं से है, उसके सामाजिकरण से है कि जिस समाज के अंतर्गत, जिस संस्कृति के अंतर्गत रहता है उसमें उसका कैसे लालन पालन होता है, कैसे उसके मूल्यों का निर्माण होता है, कैसे उसकी अभिवृत्तियों का निर्माण होता है, और कैसे वो आगे जाके अच्छा सशक्त व्यक्तित्व बनने में मदद करता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उस मानव को समझें, हम उस मानव के व्यवहार को समझें। हमारे अंतः में, हमारे व्यक्तित्व में, मानव में, चाहे वो महिला है या पुरुष है, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने अपने व्यक्तियों में इन चीजों को बहुत महत्व दिया है कि हेड है, हार्ट है और हैंड्स हैं। सारा व्यवहार इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर आधारित होता है, क्योंकि ये हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो वातावरण है, इस वातावरण के अंतर्गत बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत सारी स्टिमुलसेस हैं, बहुत सारी उत्तेजनाएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। वो शक्तियां व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से व्यक्ति को स्टिमुलेट करती है, प्रभावित करती है। और जब प्रभावित करती है तो व्यक्ति उसके प्रति कोई ना कोई रिएक्शन देता है। मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारा व्यवहार क्या, मतलब हमने मानव की बात करी कि इंसान कौन है, एक पुरुष है और एक महिला है। इन दोनों के समन्वय से, अमेलगम से ही तो इस संस्कृति, इस मानव सभ्यता का निर्माण होता है। इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझ के दोनों की रचना की है कि अगर औरत होगी तो आदमी का अस्तित्व है, आदमी होगा तो औरत का अस्तित्व है, और इनका दोनों का अस्तित्व है। हमारी जनमानस पर एक मानव संस्कृति का निर्माण होगा। उस मानव संस्कृति के उत्थान के लिए जो कुछ भी विकास देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव में हो रहा है, अंततोगत्वा हम किसके लिए काम कर रहे हैं? क्यों सरकारें हैं, क्यों सामाजिक संस्थाएं हैं, क्यों व्यक्ति खुशहाली के लिए काम करता है? क्योंकि हम चाहते हैं इन सबका उद्धार हो, उन सबका व्यवहार सुखमय हो। क्योंकि जो हमारी 3 स्थितियां जिनकी बात की, तो वो तीनों स्थितियों को मैं थोड़ा आगे समझाऊंगी, लेकिन अभी सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि महिला और पुरुष एक मानव संसाधन है, और इस मानव संसाधन को समझने के लिए उनके व्यवहार को समझना पड़ेगा। व्यवहार क्या है? व्हाट इज बिहेवियर? व्यवहार क्या है? व्यवहार हमेशा, आप ध्यान रखिए, लक्ष्योन्मुख होता है। व्यवहार इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज पर्पसिव, इट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। क्योंकि एक स्टिमुलस है जो वातावरण से आती है, एक रेस्पॉन्स है वो इंसान से, व्यक्ति से आता है, मानव से आता है, तब उत्तेजना आती है, और उसका व्यक्ति उससे प्रभावित होकर जो प्रतिक्रिया करता है वही तो व्यवहार है। और वो व्यवहार भी 2 तरह का होता है, एक होता है आंतरिक व्यवहार और दूसरा होता है बाहरी व्यवहार। जब हम आंतरिक व्यवहार की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि व्यक्ति के अंतर्गत 3 स्थितियां होती है। 3, हमारा जो शरीर तंत्र है उसमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे नर्वस सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे खून का संचालन होता है, कैसे हम अपनी बात को जहन में ले जाते हैं, इन सारी स्थितियों के लिए ही तो मेरा ये कहना है कि जब ये S plus R equals to behavior, the equation for this is कि S plus R equals to behavior. S stands for stimulus which comes from the environment. उत्तेजना कहाँ से आती है? हमारे चारों इर्द गिर्द जो वातावरण है उस वातावरण से हमें उत्तेजना मिलती है, अर्थात हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि व्यक्ति की इच्छा शक्ति, उसकी नीड्स है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसके फिजिकल नीड्स हैं, उसके सोशल नीड्स हैं, उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल नीड्स हो सकती है, रिलीजियस नीड्स हो सकती है, इकोनॉमिक, देयर आर सो मेनी नीड्स, वो बहुत सारी प्रकार की उनमें आवश्यकताएं हैं। लेकिन कौन सी आवश्यकता किस तरह से उसे इंटेंस वे में फील होती है, वो उत्तेजित होता है, और उस उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। एक्शन ऑलवेज हैव रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है
ये रिएक्शन ही तो उसका व्यवहार है, प्रतिक्रिया है, रेस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस लीड्स टू response and response leads to two types of activity. One is internal, intrinsic behavior, the other is extrinsic behavior. Therefore, I will say this behavior which is intrinsic and extrinsic, internal भी है, आंतरिक व्यवहार भी है। अब आप कहेंगे आंतरिक व्यवहार क्या, कैन वी गेट, क्योंकि हम जो मैंने कहा ना CNS है, ANS है, SNS है, ये तीनों प्रक्रियाएं हमें अंदर से उद्वेगित करती है। हम हमेशा कहते हैं कि शरीर मोटा हो रहा, पतला हो रहा, हम हेल्दी नहीं खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना। लेकिन जो दूसरा डेवलपमेंट होता है, हर इंसान के अंतर में एक साइकी है, आत्मा है, मन है, सब है। तो वो साइकी है, वो हमारी एनर्जी है। आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, क्योंकि मेरा कहना है कि हम इंट्रिंसिक बिहेवियर को भी मेजर कर सकते हैं, और हम अभी बात कर रहे हैं जेंडर में बिहेवियर की बात कर रहे हैं। और उसमें मेरा सबमिशन है कि मैन एंड वीमेन बोथ हैव द बिहेवियर, और दोनों का बिहेवियर इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है। और इस इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के साथ जो अंतः में फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चल रहा है, वो हमारे खाने पीने न्यूट्रिशन से होता है। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस मेटाबॉलिज्म की स्पीड क्या होगी, ये निर्भर करती है हमारी सोच पर, कि हमारा सोच कहता है, हमारी मानसिकता कैसी है। रुग्ण मानसिकता का व्यक्ति हमेशा नकारात्मक चीजों की ओर जाएगा, और स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति हमेशा सदैव हेल्दी चीजों की ओर, हेल्दी मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग की ओर के जाएगा, प्रोडक्टिव थिंकिंग की ओर की जाएगा। क्योंकि जो कुछ हमारे पास आर्ट है, कल्चर है, वो आर्ट और कल्चर संभव होगी जब हम क्रिएटिव होंगे, जब हमारा माइंड पॉजिटिव होगा, इंक्विजिटिवनेस होगी, हम हमेशा कुछ ज्ञात करना चाहेंगे, तभी होगा ना। तो मेरा ये कहना है कि हम इस जेंडर की बात करें, और उसमें हमने ये देखा कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों बिहेवियर है, और इसको अगर हम समझना चाहें, नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। बिहेवियर का मीनिंग हो गया, बिहेवियर का टाइप हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इट इज एक्चुअली, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ साइकी इनसाइड द इंडिविजुअल, व्यक्ति के अंतर में उस मनस्थिति के बारे में। क्योंकि अगर मनस्थिति अनुकूल है तो हमारे रक्त का संचालन अच्छा होगा, हमारे सांसों का संचालन अच्छा होगा, हम अच्छे से इनहेल करें, एक्सेल करेंगे, और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में। तो ये सारी चीजें कौन किस, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सारा इलाज करा दिया, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं है, आपको टाइफाइड नहीं है, आपको और ये नहीं है, वो नहीं है, सारी बीमारियों की बात कर दी, और खासकर आज के समय की बात मैं बोलूंगी। तो डॉक्टर कहता है आपको कुछ नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं कि फिर क्या है मेरे। लेकिन हम कभी भी अपनी उस कंसल्टेशन में कभी भी उस एक्सपर्ट को इन्वॉल्व नहीं करते जो आपकी मनस्थिति को समझ सकता है। और मनस्थिति को समझने के लिए उसके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। सो जेंडर में ये जो 3 पैरामीटर्स है बिहेवियर के, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी बीमारियां आज हमारे ज्यादातर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, सफरिंग फ्रॉम थायराइड, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, व्हाई इट इज सीबीटी के इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, सीबीटी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, क्योंकि जब उसका शारीरिक कारण नहीं है तो वो कारण मनोवैज्ञानिक है या मानसिक कारण है। उन कारणों को समझने के लिए हमें फिर ये जो डायबिटीज और ये जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, उनकी परिणति अगर हम किसी एक्सपर्ट के साथ मनस्थिति पे बात करें कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स, ये 3 है। सबसे पहला मैंने 3 बातें कही थी आपको, एक हेड है, एक हार्ट है और एक हैंड्स है। ये गांधीयन फिलॉसफी का पार्ट है। लेकिन उसको हमने अगर जब हेड की बात करते हैं तो ये हमारा कॉग्निटिव है। तो हम सबसे पहले उस ज्ञानात्मक की जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है उसकी बात करेंगे, क्योंकि विदाउट गेटिंग इन, इफ यू आर नॉट गिविंग कमांड टू योर कंप्यूटर देन हाउ इट विल वर्क। ठीक उसी तरह से अगर इंसान सेंसिटाइज नहीं होगा, अगर उसके पास कोई उत्तेजना नहीं आएगी तो वो क्या करेगा। सो कॉग्निटिवली उसकी कॉग्निटिव पोटेंशियल को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि ये कॉग्निटिव जो भी तीनों एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोग्निटिव, हिंदी में जिन्हें ज्ञानात्मक कहते हैं, मैडम ने सही कहा, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञान हमारा हेड है,
मीन्स इस वातावरण से, जो हमारा बाहरी आवरण है, उससे हम कैसे अपने अंत में ग्रहण करते हैं, और ये अंत में ग्रहण करने की प्रोसेस है। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रही हूं मैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रोसेस है स्टिमुलेशन, एंड देन इट इज इफेक्टिंग द इंडिविजुअल, इंसान को प्रभावित करती है, इट इज कॉल्ड सेंसेशन। उत्तेजना जब व्यक्ति को प्रभावित करती है तो वो सेंसेशन हो जाती है, और जब हम सेंसेशन को समझ लेते हैं तो वो परसेप्शन हो जाता है। सेंसेशन, आई जस्ट हर्ड अ नॉक, सो मेनी थिंग्स कम इन माय माइंड। कौन आया? मेरा फ्रेंड आया, मेरे मदर आई, टीचर आया, जो भी आया। सो वी इमीडिएटली व्हेन वी रिसीव द सेंसेशन, इमीडिएटली वी टर्न इनटू द मीनिंग। जैसे ही हम मीनिंग देते हैं, इट बिकम अ परसेप्ट। दीज आर द मेंटल प्रोसेसेस, तो वो परसेप्शन हो जाती है। और जब ये सेंसेशन परसेप्शन होता है, क्योंकि सेंसेशन से हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? कितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे? देयर आर 7 सेंसेशंस इन द बॉडी। The first is, first not first, it is all are equally important. Eye gives you visual sensation, ear gives you auditory sensation, nostrils gives you smell sensation, touch gives you skin gives you touch sensation कि ठंडा है गर्म है, और हमारी जो टंग है वो स्वाद संवेदना देती है, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन देती है। लेकिन इन पांचों की बात तो अक्सर हम कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि व्यवहार को कौन चलाता है। द सिक्स सेंसेशन इज काइनेस्थेटिक सेंसेशन। देखिए, जिन्होंने मैडम ने मन बताया, मन को हम स्थापित नहीं कर सकते, मन को हम लोकेट नहीं कर सकते। सिक्स सेंसेशन इज काइनेस्थेटिक। देखिए, कहीं किताबों में आपको नहीं मिलेगा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल एक्सपीरियंस। सिक्स सेंसेशन इज काइनेस्थेटिक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मांसपेशीय संवेदना। और 7 सेंस जिसकी बात हम करते हैं वो है हमारा फ्लैगन्स कॉन्सेप्ट है, मेटाबॉलिक, metacognitive sensation means we have the intelligence, but there are certain people who has more। वो बिल्कुल अद्भुत प्रकृति के संवेदना होती है जो हमारे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी को डेवलप करती है। इसलिए आप आज ये सोचिए कि ये पुरुष और महिला दोनों में ये 7 सेंसेशंस हैं। We can't say कि only man is having sensation or perception or attention. It is in all. So gender always keeps all these things. फिर हमारे ऊपर आता है कि जब हम संवेदना प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो ये सब निर्भर किस पर करता है? इट डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस। These are the primary mental processes of cognitive competency or cognitive development. What is it? The fourth one is the intelligence. What is intelligence? Intelligence is a global capacity of an individual. What is intelligence? कि व्यक्ति की बुद्धि वह सार्वभौमिक सत्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना समायोजन करता है। In English we can say that intelligence is global capacity of an individual by which they make adjustment with the situations। क्योंकि जो जितना बुद्धिमान, उसमें उतनी ज्यादा शक्ति है समस्याओं का समाधान करने के लिए। These are primary mental processes। और इसके बाद जो दूसरी आती है, जो हायर मेंटल प्रोसेस में जाती है, मेमोराइजेशन एंड फॉरगेटिंग। गॉड इज गिवन दिस पावर टू हैव मेमोराइजेशन, चीजों को हम रिटेन करें, याद करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो ये रिटेंशन कब तक? तो मेमोराइजेशन करना जरूरी है। हम कहते हैं ना, एक हमारा बैंकिंग की बात करें तो एक तो हमारे एफडी है, एक हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि हमने काम किया और हम भूल जाते हैं। और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म, जिसको कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट, कि वो हमारे जहन में हमारे मेमोरी ट्रेसेस के रूप में विद्यमान रहती है, जब जब उसकी जरूरत होती है हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए मेमोराइजेशन, गॉड हैज गिवन दिस पावर टू मेमोराइज, बिकॉज लर्निंग इज ओनली पॉसिबल थ्रू दिस मेमोराइजेशन प्रोसेस व्हिच कैन चेंज योर एसआर कनेक्शंस। सो ये होने के बाद क्या है? फॉरगेटिंग। क्योंकि हमारी कैपेसिटी है, जितना हम ग्लास में पानी आएगा उतना ही तो भरेंगे ना। अगर हम और करते, उसमें और डालते जाएंगे, इट विल कम आउट, जो बाहर चला जाएगा, जिसका कोई यूज नहीं। तो लाइक दैट गॉड हैज गिवन दिस पावर टू हैव द एबिलिटी टू फॉरगेट। स्मरण दिया है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु ने हमें विस्मरण भी दिया है कि भूलना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो वो
गठरी इतने बढ़ जाती है कि गठरी फट जाती है। वो जो बर्तन है, हमारा पॉट है, वो पानी गिराने लगता है, सामान गिराने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति की एक कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है। रिमेंबर दिस कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी इज द हेड इन जनरल वर्ड, कि जब तक हमारी ज्ञानात्मक शक्ति विद्यमान है तब तक हम जीवन जीने की कला के रास्ते बहुत अच्छे से ढूंढ लेंगे। सो थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। और उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है वो भी यहीं से पैदा होता है। How we can solve the problem, that potentiality, that competency, that ability, वो जो हमारी योग्यता है, क्षमता है, वो ज्ञानात्मक क्षमता है। तो ज्ञान हमारे हेड में आता है। उस हेड के माध्यम से हम जब इन चीजों को ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट गोज टू द हार्ट। तो जो मैं बात कर रही हूँ जेंडर की, तो आप बताइए कहाँ मेन और विमेन में यहाँ डिफरेंस है? Men also receive the cognitions, women also receive the cognition, then why there is a differentiation? So we can say that cognitions are the source of acquiring the knowledge from the outer world. बाह्य वातावरण से इंसान, मानव अपने अंतः में ग्रहण करता है ज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं, ज्ञानात्मक क्षमता भी कहते हैं। ये हमारी एबिलिटी है। और आप जानते हैं कि इन सब चीजों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम एक ही परिवार के सब बच्चों को एक सा इंटेलिजेंट या एक सा क्रिएटिव नहीं मान सकते, क्योंकि हर एक का और दूसरे कारक भी प्रभावित। हेरिडिटरी दे हैव एक्वायर, बट आफ्टर दैट कैसे शार्पनिंग होगा, कैसे लर्निंग हो, ये डिपेंड करता है कैसा वातावरण उनको मिल रहा है या उनमें खुद में कितनी जागृति है। अगर हम मेंटल रिटार्डेड की बात करेंगे तो कोई जागृति ही नहीं है, क्योंकि गॉड इज गिवन ऑल टाइप्स ऑफ पीपल अराउंड अस। देयर इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वेयर हम देखते हैं कि सामान्य तरह के लोग ज्यादा होते हैं, सामान्य से ऊपर कम लोग होते हैं, सामान्य से नीचे कम लोग होते हैं। इसलिए तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी इज रिलेटेड विद आवर हेड। हमारे दिमाग से जो है वो हमारा ज्ञानात्मक क्षमता है, जिससे हम बाहरी वातावरण को अपने अंतः में ग्रहण करके और उसके आधार पर हम नीचे जाते हैं, मीन्स वी फील इट। द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ बिहेवियर, तो दूसरा हमारा क्षेत्र है भावनात्मकता। मैडम ने सही बताया था, इट इज द अफेक्ट व्हाट वी रिसीव्ड, उसका अफेक्ट क्या हुआ, बट उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका संवेग क्या हुआ। तो भावनात्मकता एक ऐसी स्थिति है जो हमें चार्ज करती है, जो हमें, जैसा मैडम ने कहा अच्छा बुरा, तो ये हमें चार्ज करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड आई अडॉप्ट एंड व्हाट शुड नॉट, मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये रीजनिंग हमारे हेड में हुई है और वो हमारे जहन में आके इमोशंस के रूप में, भावनाओं के रूप में, क्योंकि कुछ सकारात्मक भावनाएं हैं, कुछ नकारात्मक भावनाएं। जो सकारात्मक भावनाएं वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जो नकारात्मक है वो हमें कुंठित कर देती है, तनाव में कर देती है, हमें डिटीरियोरेट कर देती है, हमारे में उत्साह उमंग खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग इमोशनली मेच्योर नहीं हैं वो हमेशा नकारात्मकता की ओर जाते हैं, और जो लोग इमोशनली मेच्योर हैं वो हमेशा सकारात्मकता की ओर जाते हैं। तो इमोशन इज ए चार्जिंग ऑफ द बॉडी, जो रिसीव किया है उसका मतलब निकालने के लिए, उसको अच्छा बुरा मानने के लिए, उसे सकारात्मक नकारात्मक मानने के लिए भावनाओं पर हमें ध्यान देना है। तो ये भावनाएं सकारात्मक, अगर हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो क्या होते हैं, हंसी खुशी, प्रेम समर्पण स्नेह, ये सारी हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। और नेगेटिव इमोशंस क्या है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध, रोना धोना, रोते रहना हर वक्त, आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम नॉट। तो पर्सनैलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे इमोशनैलिटी से आती है, क्योंकि इमोशंस कुछ तो हमारे प्रिस्क्राइब मतलब हेरिडिटरी, लेकिन ज्यादातर इमोशंस को हम देखकर सीखते हैं। वी इमिटेट द बिहेवियर, वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दोज हु आर हैप्पी व्हाट इज देयर बिहेवियर, दोज हु आर अनहैप्पी व्हाट इज देयर बिहेवियर। आपने देखा कुछ लोग हमेशा रोते ही रहते हैं, गिड़गिड़ाते ही रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, हमेशा आलोचना करेंगे कि उसको तो उसने मदद कर दी, उसने ऐसा कर, दूसरे की थाली में हमेशा उनको हमेशा ज्यादा ही दिखते हैं। हमारे मेवाड़ी में कहावत भी है कि दूसरी थाली में सदाई घणो चीकटो दिखे, काम पड़े जब घरे आपनो ऊंचो नहीं। इसका मतलब होता है कि हमेशा ऐसा व्यक्तित्व भी है जो दूसरे को लोगों को तो बहुत वो मानता है और खुद को कमजोर मानता है। तो दिस फीलिंग ऑफ डाउननेस, डाउननेस से यह मतलब है
कि उसमें एकाकीपन आना या अपने में नीच भाव रखना या अपने आप को सेकंड सिटीजन मानना या अपने आप को क्रोध में डूबा रखना, वो भावना। और एक दूसरी भावना है कि जो हमेशा हर इंसान में पॉजिटिविटी देखता है, जो हर इंसान को आगे बढ़ाने की काम करता है, जो हर इंसान के लिए एक रोल मॉडल के रूप में होता है, और हर चीज में सकारात्मकता, हर क्रिया प्रतिक्रिया में, हर एक्शन रिएक्शन में tries to find out the positivity by which they can। अपन ठीक उसी तरह की बात है कि अगर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक द इमोशनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंडिंग ऑन दिस चार्जिंग, कि जो हमारे शरीर के अंतर्गत हार्मोन्स बनते हैं, जो बॉडी में सिक्रेशंस होते हैं, वो सारे इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और जो इमोशंस नकारात्मकता की ओर होते हैं, वो इम्बैलेंस खत्म हो जाता है और हम अपन असामान्यता की ओर जाने लगते हैं। आज के जमाने में क्यों स्ट्रेस है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्यों द्वेष है? क्योंकि हमने न शेयर किया न केयर किया। अगर पॉजिटिविटी होती तो हम शेयर भी करते, केयर भी करते, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं है तो न हम शेयर कर रहे हैं न केयर कर रहे हैं, और अपने आप को दोषी मानते हुए, दूसरों की थाली में ज्यादा देखते हुए अपने आप को कुंठित कर लेते हैं, और अंततोगत्वा क्या स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, और अंततोगत्वा डिप्रेशन में आ जाते हैं। और आपने देखा कई लोग में सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इमोशंस है और निगेटिव इमोशंस है, ये सब मिलकर हमारी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व विभिन्न मनोशारीरिक गुणों का समुच्चय है। व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोफिजिकल ट्रेट्स, कि जो हमारा शरीर है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, बॉडी है, उस बॉडी में क्या भरा हुआ है, उस बॉडी में हवा है, उस बॉडी में खून है, और उसका सर्कुलेशन कैसा होगा, ये निर्भर करता है हमारी भावनाओं पर, हमारे इमोशंस पे। और वो व्यक्तित्व बनता है जिसको हम कहते हैं ये इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, ये एम्बिवर्ट पर्सनालिटी है। तो ये भावनाओं पर निर्भर होकर ही हमारे चेहरे की चमक आती है। अगर हमारी सकारात्मक पॉजिटिव फीलिंग्स है तो वी विल ब्राइट लाइक अ सन, और इफ यू आर नॉट हैविंग दैट पॉजिटिविटी देन हमारे में डार्कनेस आने लगती है, अंदर इनर में ही डार्कनेस, ब्लाइंडनेस आने लग जाती है, और धीरे धीरे वो नकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के मनोरोगों से ग्रसित हो जाते हैं। आप देखेंगे आज के जमाने में लेस देन 50% आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अभी भी 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे आ रहा है, तो आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम कभी जागरूक नहीं रहते। वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ, वी नेवर थॉट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, कि मानसिक रूप से हम सक्षम है या नहीं, क्या हमारी सोचने सकने की शक्ति सही है या नहीं, या हमारा जो वातावरण है उस वातावरण के साथ समन्वय कराने के लिए। तो हमारी मानसिक शक्ति में हमेशा मानसिक स्वास्थ्य को अंगीकृत करने की भावना रहती है। इसलिए जो इमोशंस हैं, जो हमारी संवेगात्मक शक्ति है, उस संवेगात्मक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए हमें उन भावनाओं की ओर अग्रसित होगा, हमें उन रोल मॉडल्स को ध्यान देना पड़ेगा, हमें उन सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज को। वी ऑलवेज यूज अ कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी? हमारा इस सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी से तात्पर्य ये है कि जो लोग हमें हमारे इमोशंस को चार्ज करें। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मोबाइल चार्ज नहीं होता तो चलता नहीं है, तो उसको हम चार्ज करते हैं बिजली से, तो यही बिजली हमारे शरीर में भी है। दिस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज इन आल्सो इन आवर बॉडी एंड दैट सर्कुलेट्स विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग। और ये चार्जिंग कौन करता है? आपका सेल्फ भी कर सकता है, पर जब सेल्फ वीक हो जाता है तो जेंडर एक ऐसा फिनोमेना है जो हमें एम्पावर करता है फॉर आवरसेल्फ। आवरसेल्फ की बात करते हैं तो हम सेल्फ की बात करते हैं। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जो इंसान अपने आप से जुड़ा नहीं है वो किसी और से नहीं जुड़ सकता। मेरा अनुभव ये बताता है, if we are having the self consciousness, if we are able to have the analyze ourselves, if we can have the auditing of our behavior, then we are able to find out the solutions. We can grow like a tree to give fruits to the society. तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे में सकारात्मकता है ही नहीं, हम, और वो देखिए हर चीज लर्निंग क्या होती है, लर्निंग अगला कॉन्सेप्ट है। हम जो कुछ सीखते हैं वो आवाप्त भी है, एक्वायर्ड भी है और इननेट भी है, ये पोटेंशियलिटी पर निर्भर करती है।
तो भावनात्मकता के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सेल्फ को अराउज करें, सेल्फ को एम्पावर्ड करें। हम कहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट, अरे भाई वीमेन एम्पावरमेंट क्या, वीमेन तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, लेकिन उसको वो फीलिंग नहीं है, वो भावना नहीं है। वो औरत हमेशा अपने आप को दोयम दर्जे का व्यक्तित्व समझती है। वो हमेशा, क्योंकि उसके सोशलाइजेशन पैटर्न के अंतर्गत यही उसे सिखाया गया कि तुम तो पराया धन का पराया धन है, दूसरे घर में शादी होती जाएगी। तो वो भेदभाव करते हैं, लड़का हो तो खुशी मनाते हैं, सन प्रेफरेंस की बात करते हैं, हम डाउरी की बात करते हैं कि इसको तो डाउरी देनी पड़ेगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमने बनाया है, God has not made this discrimination. God has only made the discrimination of having two people, men and women. They are complementary to each other. The gender is complementary to each other, and by this complementariness, they are growing like a tree to give fruits to the society. अब fruits to the society की बात करें कि जो हमारे फैमिली में भावनात्मक तारतम्यता होनी चाहिए, वो एक अलग इशू है, मैं उस पर जाना नहीं चाहती। लेकिन आज की महती, क्योंकि आप सब टीचर्स हैं, प्लीज सेव द फैमिली बाय हैविंग इमोशनल बॉन्डिंग। अगर हमारे में भावनात्मक सद्भावना सहयोग रहता है तो हम गांधी जी के सिद्धांतों का अगर अक्षरश पालन करें तो हम एक अच्छे समाज की संरचना कर सकते हैं। गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारा समाज गांव में रहता है, लेकिन आजकल हम गांव पे कितना ध्यान देते हैं। कहने के लिए हम स्कीम्स लाते हैं, लेकिन वहां का जो इंडिविजुअल है, रात को ही मेरा विमेन एम्पावरमेंट पे लेक्चर था, वेबिनार था, तो मैंने यही कहा कि अगर वास्तव में हम किसी चीज का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं तो हमारे गांव में रहने वाले उन बच्चों को, उन किशोर किशोरियों पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो बहुत मुझे गांधी जी, जो मोदी जी ने जो नई तालीम का कंसेप्ट, जो नई शिक्षा नीति दी है, अगर उसको हम अपनाते हैं अक्षरश, तो बहुत अच्छे समाज की संरचना होगी और वास्तव में जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी वैसा ही समाज होगा। तब तो आपको आनंद आएगा। अगर पढ़ाने का शौक नहीं है तो वजन के जैसे आप ढोएंगे तो वो एम्पावरमेंट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हमें भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होने के लिए आवश्यकता है अपने सेल्फ को एम्पावर करें। और ये सेल्फ क्या है? साइको फिजियोलॉजिकल बॉडी है, जिसके अंतर्गत जो आप मन कहते हैं वो मन लोकेट नहीं हो सकता, उसी तरह सेल्फ भी लोकेट नहीं हो सकता। लेकिन द चार्जिंग ऑफ योर हार्मोन्स, जो आपकी जो डिफरेंट हार्मोनल स्टेटस है बॉडी का, वो कैसे चार्ज होता है, कैसे सिक्रेशन होता है। हम बात करते हैं लव की बात करते हैं, हम पति पत्नी के संबंधों की बात करते हैं, क्योंकि इंसान की बेसिक नीड्स क्या है? इंसान की जो बेसिक नीड्स है वो है हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। और जो भी डेवलपमेंट है वो भी इसी से होता है, और जितना करप्शन होता है वो भी इसी से होता है। आपने देखा होगा आजकल समाज में जितना रेप केसेस, जितना सेक्सुअल हरेसमेंट, ये सब क्या है? क्योंकि हमारे बच्चों के पास अच्छे संस्कार नहीं है कि हाउ दे आर इमोशनली मैच्योर, हाउ दे कैन टेम देयर इमोशनैलिटी। जो उनकी भावनात्मक क्षमता है उसको कैसे बांध के रख सकते हैं, ये बहाव है। खास तौर से जब बच्चा अपने घर में देखता है बच्चे के सामने क्या हो रहा है कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, जो वो अपने आप ग्रहण कर लेता है, और जब वो किशोर वय में आता है, जब उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसका आइडेंटिटी पीरियड चालू होता है, बच्चा ये समझने लगता है जब किशोर वय में आता है, तो जब उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो वो समझने लगता है कि मैं हूँ, आई एम, और वो सेल्फ आइडेंटिटी के लिए सोचता है। अगर उस वक्त अगर हम उसे प्यार से संभाल, मैं इसलिए आउट ऑफ रेफरेंस की बात यहाँ कहना चाह रही हूँ कि अगर टीचर इन सारी चीजों को टेम करे, उन्हें समझे समझाए, उन्हें स्पर्श दे, तो बच्चा गलत काम नहीं करेगा। व्हाई देयर इज a rape, why there is sexual harassment? Because we talk about खाना पीना, but we never guide our students to have the proper sexual maturity. Because ये puberty काल है, इस puberty काल में जो changes आते हैं वो उसे उद्वेगित करते हैं, stimulate करते हैं, they want स्पर्श, they want touch to get this. So उस टच में कुछ जाने में, कुछ अनजाने में, लेकिन उसके बाद और भी इमोशंस होते हैं, रिवेंज लेना, क्रोध करना, दबाना, पावर स्ट्रक्चर जो मास्लो की थ्योरी है उस हिसाब से कि अगर हमें किसी से रिवेंज लेना या हमें पावर दिखाना है तो भी रेप केसेस, ये सारी जितनी चीजें जो समाज में हो रही है वो अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस जेंडर के माध्यम से उस इमोशनैलिटी को टेम करें, इस भावनात्मकता को सूचीबद्ध करें, इसे नियमबद्ध करें, इसे सीमाबद्ध करें, तभी हम इस इमोशनली का, क्योंकि ये पावर है, बॉडी का पावर, जैसे हम कहते हैं सेक्सुअल पावर है, ठीक उसी तरह बॉडी पावर हमारा ये इमोशनैलिटी है।
और इस इमोशनैलिटी को बर्बाद नहीं होने देना, हमें इनको आगे बढ़ाते हुए टेम करना है, और उसमें पेरेंट्स का रोल है और टीचर्स का रोल है। भावनाओं से ही संबंध है, संबंधों से ही जीवन है, और जीवन की उपयोगिता भी तभी है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जब हम इमोशंस को समझ सकेंगे, इमोशंस को टेम दे सकेंगे। इमोशनैलिटी सबसे वो चाकू की धार है जिससे आप सब्जी भी काट सकते हो और उससे हत्या भी कर सकते हो। इसलिए हमारा परसेप्शन कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला हो। इस नई शिक्षा नीति में जो आमूलचूल परिवर्तन और जो बिल्कुल जीरो लेवल पे जाकर इन बच्चों को समझाने पढ़ाने का कार्य दिया गया है, टीचर्स अगर हम उनमें भावनात्मकता का गंभीरता से, क्योंकि जो हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी है वो हमें मिली है हमारे हेरिडिटी से, लेकिन इस कॉम्पिटेंसी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, जिनमें थोड़ी सी भी ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें भावनात्मक कॉम्पिटेंसी से, इमोशनल कॉम्पिटेंसी से, भावनात्मक शक्ति से मिल सकती है। इसलिए आओ हम सब मिलकर इस जेंडर कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी की बात करें, अपने इमोशनल कॉम्पिटेंसी की बात करें, और ये फीलिंग जो पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए प्रयास करें। और ये मुश्किल काम नहीं है। अगर बच्चे को आप रिइंफोर्समेंट देते हैं, बच्चे को आप अपने गले लगाते हैं, तो बच्चा ट्रस्ट डेवलप, इंटरपर्सनल ट्रस्ट डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और वो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस बच्चे में एक सेल्फ कंट्रोल की भावना विकसित करता है। क्योंकि अगर प्रेम से समझाया हुआ हर कार्य समझ में आता है, और जो घृणा और नफरत से समझाया जाता है वो कार्य कभी भी काम नहीं आता, बल्कि वो आपके अगेंस्ट कर देगा। आपने समाज में देखा होगा कि कितनी सारी आजकल रिवेंजफुल एक्टिविटीज हो रही है। अगर टीचर ने कुछ कह दिया, लेकिन वो नौबत ही क्यों आए? अगर हम प्रारंभ से ही अपने शिक्षार्थियों को अपना बच्चा समझकर पालन पोषण करें, उन्हें समझाएं, तो निश्चित रूप से ठीक है, हर तरह के बच्चे होते हैं, उदंडी भी होते हैं, शांत भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन ये हमारे कौशल पर निर्भर करता है कि हम बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हमारा सेल्फ में विश्वास होगा, अदर सेल्फ में विश्वास होगा, और ये कम्युनिकेशन के द्वारा आ सकता है, ट्रस्ट के द्वारा आ सकता है। तो आओ हम सब मिलकर इस भावनात्मकता को एक ऐसी लगाम दें जो हमारे लिए ऊर्जावान बने, पावरफुल बने, ना कि हमको नीचे दिखाने वाली, या हमें सुसाइडल टेंडेंसीज की ओर ले जाने वाली, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को तरफ ले जाने वाली, या हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को बढ़ाने वाली। ऐसी परिस्थिति में जाकर हमें साइको सोशल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट को समतुल्य बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए अग्रेसित करे, यही मेरा कहना है। तो सेकेंड पार्ट जो हमारा बिहेवियर का था, पहला था कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी, दूसरा था इमोशनल कॉम्पिटेंसी, और हम तीसरे पर आते हैं। ये दूसरा जो मैंने कहा हार्ट वाली बात, हेड हार्ट की बात हमने कर ली, और तीसरा जो हमारा हैंड है, जो कुछ हमने जहन में ग्रहण किया उसको हमने कैसे फील किया, हाउ वी हैव फेल्ट इट, हैव वी फेल्ट इट गुड or bad, positive or negative, and accordingly we try to solve the problems. We direct our behavior. हमारे जो शरीर तंत्र है उसको हम कैसे निर्देशित करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, कैसे एनफोर्स करते हैं। एनफोर्समेंट एजेंसियां होती है ना, वो एजेंसियां तो आउटर होती है, अलग होती है, लेकिन हमारे सेल्फ में भी वो एजेंसी है जो हमें मोटिवेट करती है, सेल्फ मोटिवेशन देती है। तीसरा जो कंपोनेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कोनेटिव या क्रियात्मक या मनो गत्यात्मक, उसको साइकोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं। कोनेटिव CONNATIVE कोनेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं, और उसे क्रियात्मक भी कहते हैं। तो ये जो साइकोडायनेमिक एस्पेक्ट है, ये साइकोडायनेमिक एस्पेक्ट एक्शन है जो हमने ग्रहण किया, उस ग्रहण से हमारे शरीर में क्या स्पंदन हुआ, क्या अनुभूतियां हुई, वो अनुभूतियां हमें क्रियाशील होने के लिए अग्रेसित करती है। और उसके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक लर्निंग होता है और एक मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन की बात मैंने कही कि हर इंसान में नीड होती है, बायोलॉजिकल नीड्स भी होती है, सोशल नीड्स भी होती है, इकोनॉमिक नीड्स भी होती है, पर्सनल नीड्स भी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स आर देयर। और ये नीड्स व्यक्ति को स्टिमुलेट करती है, और जब नीड्स स्टिमुलेट करती है तो हम उसको जहन में उतार के और भावनाएं देकर हम उसे क्रियाशील बनाने का प्रयास करते हैं। और वो जो व्यवहार होता है वही तो व्यवहार एक्सट्रिंसिक बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। वो जो कार्य होता है, कार्य की दो चीजें होती है कि आउटपुट अमाउंट कितना है, हाउ मच दे हैव लर्न एंड हाउ मच टाइम दे हैव टेकन।
The quantity and quantum both are equally important. तो लर्निंग यहाँ अधिगम है, जो कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट है, इसमें लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि व्हाट इज लर्निंग? सीखना क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन है, और ये परिमार्जन अच्छे के लिए, सकारात्मकता की ओर के लिए होता है. तो ये सुदृढ़ होता है, स्थायी होता है, और इसका बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, इसका जो हस्तांतरण होता है, जो कुछ सीखा हमने, जो कुछ गेन किया है, उसको हम डिफरेंट फील्ड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं. नॉलेज is not stale. Knowledge is always changeable. It transforms from one to another. And likewise, whatever we have retained in our memory traces has to be transferred to solve the problem in due course of time. तो जो अधिगम है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन है, ये परिवर्तन और परिमार्जन सकारात्मकता की ओर होना चाहिए, तभी हम ये मानते हैं कि व्यक्ति ने सीखा है. तो जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, तो जेंडर में cognitive aspect of behavior also plays very important role. और हम जेंडर की बात करते करते ये भी कहते हैं कि IQ मेन एंड विमेन दोनों में है. अब IQ का लेवल क्या होगा, उसके निर्धारक, there are different causes for deciding this factor. तो IQ है, दूसरा है EQ इमोशनल क्वोशंट, और तीसरा है हमारा PQ परफॉर्मेंस क्वोशंट. क्योंकि हेड है, हार्ट है और हैंड्स है, इन तीनों को मिलाकर ही तो हमारी परफॉर्मेंस होगी. और वो परफॉर्मेंस हमें किस ओर ले जाएगी? जो 3H इक्वल टू 3H. आपने लिखिए कहीं 3H इक्वल टू 3H, क्योंकि वर्कशॉप है, यू हैव टू राइट समथिंग, यू हैव टू डिस्कस समथिंग. सो देयर आर 3H इक्वल टू 3H. 3H फर्स्ट इज हेड, हार्ट एंड हैंड्स, एंड द अदर H इज हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी. 3H इक्वल्स टू 3H. आज जो कुछ भी हम बात करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे, वो हमारे इन तीनों कंपोनेंट्स पे है कि 3H इक्वल टू 3H. और इनमें हमने IQ, EQ और PQ की बात करी. पर अगर इनके माध्यम से अगर हमारे में हार्मोनी नहीं डेवलप हो पाती, समरूपता विकसित नहीं हो पाती, तो हम एक चौथे क्वोशंट का भी नाम लेना पड़ेगा, जिसको कि SQ कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशंट. इट इज स्पिरिचुअल क्वोशंट. व्हेन आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस. We have balance. हम घर में एक तराजू रखते हैं, उस तराजू में you have seen there are two पलड़े होते हैं, 2 पलड़े होते हैं और एक डंडा होता है. तो एक पलड़े में हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी को रख देते हैं, IQ को रख देते हैं. दूसरे पलड़े में हम PQ को, परफॉर्मेंस क्वोशंट को रख सकते हैं. तो जो बैलेंस है, बैलेंस कौन कर रहा है? Who is balancing in this context? The balance is made by the EQ, इमोशनल क्वोशंट, भावनात्मक बुद्धि. इसलिए आपने देखा होगा कि आज के जमाने में जितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे सेटअप में इमोशनैलिटी को देखा जाता है. और आपने देखा फौज में इमोशनल कंट्रोल को देखा जाता है. IQ में IQ है, EQ है, PQ है. These 3 things are there. But if you want to have the balance between all these 3, you have to go for the SQ, that is spirituality quotient. From the childhood, child learns in the family. बच्चा शुरुआत में जब चाइल्डहुड होता है तो बच्चा घर में सीखता है. घर में माँ बाप, दादा दादी, घर के लोग जो भी हैं, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनसे वो उनको देखकर अपने अंतर में, अनकॉन्शियस माइंड में लिखता जाता है. और वो जब चाइल्डहुड में आता है तब उन चीजों का एक्शन रिएक्शन करता है. और जैसे ही वो एडोलेसेंट में आता है तो उन चीजों को उपयोग में इस तरह से लाता है जो उसे इमोशनल बैलेंस देते हैं. तो हमें प्रारंभ से ही ये जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, योगा है, सारी ये जो भी चीजें, धर्म, रिलीजन से तात्पर्य, धर्म क्या, रिचुअल्स हैं. धर्म वो होता है जिसको हम धारित करते हैं. व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज सिंपली व्हाट वी आर यूजिंग इट. हमने क्या सीखा हमारे समाज के अंतर्गत, तो उन रिचुअल्स को फुलफिल करते हैं. लेकिन वो रिचुअल्स हमें अनुशासन सिखाता है. इट इज ए वे ऑफ लाइफ. रिलीजन इज ए वे ऑफ लाइफ विच गवर्न्स आवर बिहेवियर. It is not Hindu Muslim Sikh Islam. It is way of life. That is the discipline of the people around us or we ourselves. तो जो SQ है, वो spiritual quotient, वो हमें प्रारंभ से ही सिखाने की जरूरत है. और जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नई तालीम कंसेप्ट आया है, उसका मतलब यही है कि प्रारंभ से ही हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, बच्चों को जमीन से जोड़ें, बच्चों को अपनी भाषा से जोड़ें. हमारे जो सिद्धांत थे, वैदिक संस्कृति के सिद्धांत, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सिद्धांत, ये व्यक्तित्व के विकास के लिए मूलाधार है. और उन मूलाधारों को, आपको विवेकानंद का भी एग्जाम्पल मालूम होगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को रखा गया और अंग्रेजों ने हमारे
हमारे ग्रंथ को सबसे नीचे रखा और बाकी सब रखा, देखो तुम्हारा सबसे कमजोर है। तो उनका जवाब क्या था विवेकानंद जी का, कि देखिए ये ऐसा है, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा रिलीजियस बुक है, ये सारे धर्मों का वजन सहन कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हमें स्पिरिचुअलिटी को भी इनकलकेट शुरू से करना है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड वी हैव टू डेवलप दिस, एंड देन ओनली वी कैन हैव अ adolescent, proper adolescent period development। क्योंकि सारी समस्याओं की डेवलपमेंटल प्रोसेस में, हम जब जेंडर की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, मैन एम्पावरमेंट की, लेकिन इन सारी चीजों का जो सबसे डेंजरस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, वो डेंजरस ऑफ डेवलपमेंट पीरियड हमारा किशोरावय है, एडोलेसेंस स्टेज है। हाउ वी हैव लर्न ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स और यंगेस्ट, हमने वही प्रेम भाव, सद्भावना, समर्पण, सहयोग, क्योंकि जीवन जीने की कला तो घर से सीखते हैं ना, और फिर कैसे हम बाहरी वातावरण को अपने आप में आत्मसात करते हैं, ये सारी प्रणाली। तो मेरा कहने का मतलब है कि जेंडर एक ऐसा प्रत्यय है जो कॉस्मोस और एनवायरनमेंट से प्रारंभ होता है और व्यक्ति पर, ह्यूमन बीइंग पर आकर फिक्स हो जाता है, और यहाँ ह्यूमन बीइंग कैसे आगे बढ़ेगा ये निर्भर करता है हमारी इनकॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी पे, इमोशनल कॉम्पिटेंसी पे, परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसी पे, और इन सब में अगर किसी तरह, जैसे मैंने कहा तराजू को एग्जांपल दिया, तो जो बैलेंस कर रही है वो इमोशनैलिटी है। इमोशनैलिटी हमारी बैलेंस करती है कॉग्निशन को, हमारी इंटेलिजेंस को, और दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस वाला, साइकोडायनेमिक को, इन दोनों को बैलेंस हमारा करती है इमोशनल पोटेंशियलिटी। तो एज ए टीचर हमारा कर्तव्य बनता है, इट इज आवर ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी, टू हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द इमोशनैलिटी एंड द स्पिरिचुअलिटी। इमोशनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिलेशनशिप लेके कंटिन्यूअस बिहेवियर को चार्ज करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, और हम एक ऐसे समाज की संरचना करने में समर्थ होंगे जहां कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहां कोई सन और प्रेफरेंस नहीं होगी। ये सब फालतू की बातें हैं। जब हम कहते हैं कि सेव द गर्ल चाइल्ड, ये सारे मिथ्स हैं। मिथ्स इसलिए हैं क्योंकि हमने इस तरह से अपने दिमाग की संरचना कर ली, ऐसी भावनाएं रख दी कि लड़की तो पराया धन है, इसको कुछ मत करो, इसको तो दे दो, या हम अपना पावर स्ट्रक्चर शो करने के लिए लड़कियों को मार देते थे, कई समाजों के अंदर मार दिया जाता था। तो उसके पीछे भावना यही थी कि उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से लड़कियों को मारा जाता था। डावरी नहीं पड़ेगी, शादी नहीं, बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि समाज इतना रिच नहीं है, समाज में गरीबी भी है, अमीरी भी है, लेकिन गरीबी ज्यादा है, और गरीबी होने से वो इतने ऋण में दबे हुए रहते थे। किसान को अपनी खेती के लिए ऋण लेना पड़ता था, उसका चुकता नहीं होता था, उस पहले परिवार के सदस्यों को शादी का समय आ जाता था, उसके लिए ऋण लेना पड़ता था। तो जिन बनियों से वो लेके आते थे पैसा, उसको चुकाने की क्षमता नहीं होती थी, और अंततोगत्वा अगर खेती बिगड़ गई, शादी में पड़ कर्जा ले लिया, तो वो आत्महत्या करने। तो मेरा कहने का मतलब ये सारे जो फिनोमिना है, ये जेंडर का कंसेप्ट एक बड़ा ही विहंगम दृष्टिकोण है। इस विहंगमता में मानवता की वो समरसता निहित है, जिसके लिए हेड, हार्ट और हैंड्स काम करते हैं, और इन समरसता के लिए ही तो हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी, अगर इन तीनों में समन्वय स्थापित करेंगे तो हमारी मनस्थिति में एक ऐसा संचार होगा, ऐसी सीक्वेंस बैठेगी, ऐसे सांसों का ताना बाना बैठेगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो पॉजिटिव आएगी, और जब हम एक्सेल करते हैं तो जो हमारे अंतर में गंदगी है, वही तो है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो स्वच्छ हवा लेते हैं, और जब हम निकालते हैं तो जो अंदर गंदगी है उसको निकालते हैं। तो ठीक उसी तरह से if we want to be happy, healthy and harmonious personality in a gender phenomenon, so we have to inhale the positivity by way of finding out the resources of ourselves। हम दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दें, हम पहले अपने आप को देखें कि हम कितना कर सकते हैं। जब हम बियॉन्ड आवर कैपेसिटी जाते हैं तो एबनॉर्मलिटी आती है, हमें मेंटल स्ट्रेस आती है, और वो मेंटल स्ट्रेस आती है कि हम सामान्य नहीं रह पाते, कि हम इस 3H = 3H के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं, और उसमें जो तारतम्यता है, उसमें जो लगाव है, उसमें जो कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें
अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा, अपने सेल्फ को अराउज करना पड़ेगा, अदर्स के सेल्फ को अराउज करना पड़ेगा, और दोनों का एमलगम करके हम सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करें इंस्टेड ऑफ हम कहें कि विमेन एम्पावरमेंट करें. आई डोंट एग्री ऑन विमेन एम्पावरमेंट फिनोमेना, आई एग्री फॉर द जेंडर एम्पावरमेंट, बिकॉज जेंडर एम्पावरमेंट होगा तो वहां एक दूसरे के प्रति सद्भावना सहयोग की बात आएगी, और जब सद्भावना सहयोग आएगी तो आदमी भी औरत की समस्या को समझेगा, औरत भी आदमी की समस्या को समझेगी, और जो इस समाज में कुरीतियां हैं उनका सम्मान भी, उनका समाधान भी दोनों मिलके कर सकते हैं. गांव में स्थितियां बहुत प्रतिकूल है, उस प्रतिकूलता को भी दूर करने के लिए हमें ही काम करने का. इंसान का जन्म भगवान ने दिया है, तो उस मानवता के उद्धार के लिए हमें ही काम करना है, किसी और को काम नहीं करना है. और समाज में कुरीतियां हैं, समाज में जो अत्याचार हैं, समाज में जो हिंसा है, उसके लिए हमें उन बच्चों को, उन व्यक्तित्व को जिनमें ये टेंडेंसीज हैं, उनको मोल्ड करने की आवश्यक्ता है. ये these are the tendencies of the personality that has to tape and educate them to remove it by providing them, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, हम उनके कौशल को नहीं, हम उनकी लाइफ स्किल्स को एनहांस करें, हम उनके उन स्किल्स को एनहांस करें जो आगे जाके उनका कैरियर बन सकता है. इसलिए ये जो नई नीति मोदी जी ने दी है, वास्तव में एक बहुत ही सुंदर नीति है. अगर उसका अनुसरण अच्छे से हो पाता है तो निश्चित रूप से भारत चिड़िया था, चिड़िया सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, और एक विश्व गुरु का जो हमारा था वो हमेशा बना रहेगा. वास्तव में भारतीयता अपने आप में एक ऐसा संबोधन है जो हमें आत्मविभोर कर देता है, जो हमें आत्मसंतुष्टि देता है, लेकिन उसके लायक हमें बनना है और हमें बनाना है, ऐसा मेरा सोचना है. तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस के साथ हमें पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना है और जेंडर एम्पावरमेंट की बात करनी है. द नेक्स्ट कंपोनेंट अबाउट द कल्चर. यू ऑल आर अवेयर, आप सब जानते हैं हमारी कल्चर कितनी समृद्ध है. अगेन द सेम क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कल्चर, व्हाई कल्चर एंड हाउ कल्चर. अगर हम वर्कशॉप करा के कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो इट गोज टू डायरेक्टली टू द हेड, हार्ट एंड हेड्स, क्योंकि वो समागम है हमारे विचारों का, हमारे दिल का, हमारे हाथ का. क्योंकि उसमें मैं जो ग्रुप्स बनाती हूँ तो मैं राष्ट्रीय भाव को ही अंगीकृत करती हूँ, और उसमें झंडे के रंगों के हिसाब से ग्रुप फॉर्मेशन करती हूँ, ताकि किसी तरह का भेदभाव, क्योंकि हम लोग अपने भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति इन जनरल मीनिंग समझना चाहते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो अपनी संस्कृति की बात करेंगे. वैदिक संस्कृति अच्छी रही है हमारी, वेस्टर्न जो है पश्चिमी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, और दोनों में जो अच्छी बात है उसको अंगीकृत करना चाहिए. तो मैं झंडे के कलर के हिसाब से ग्रुप्स बनाती हूँ. सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सेफ्रन, व्हाइट, ग्रीन, और बीच में जो चक्र है वो हमारा नेवी ब्लू है. तो सेफ्रन ग्रुप विमेन ग्रुप बनाती हूँ, व्हाइट ग्रुप मैन ग्रुप बनाती हूँ, और ग्रीन ग्रुप वुमेन बीइंग. You can see the meaning how you are and how you will analyze these colors. कलरफुल विमेन को बनाया हमने, सैफरन कलर हमने विमेन को बनाया, व्हाइट हमने मैन को बनाया, और ग्रीन हमने ह्यूमन बीइंग को बनाया. क्योंकि दोनों के समागम के बाद में ही तो इंसान में प्रकृति का प्रेम पैदा होता है, प्रकृति में आता है, दुनिया में आता है, दुनिया का रसोस्वादन करता है. और फिर चौथा ग्रुप में बनाती हूँ कल्चर का. कल्चर संस्कृति क्या है, संस्कृति का मीनिंग अगर हम समझना चाहें, और क्यों हम जेंडर के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जेंडर के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सन प्रेफरेंस है, देन डाउरी है, देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. God has not given any roles and responsibility. Only one role God has given. And what is that goal? What is that role? Man's role and women role. Man role to give seed to the earth, and women role to have the fertilization of that seed. This is the only role given by whom? God. बाकी चीजें हमारे ऊपर निर्भर करती है. And then our flag itself signifies the cultural heritage. And then in the center, the chakra hai, that is navy blue color. Navy blue. So this is the combination of all the colors with culture. Means the झंडा है, वो झंडा हमारा इन सारे प्रतीकों का प्रतिनिधित्व है जो संस्कृति के माध्यम से प्रकट होता है.
तो मेन ग्रुप को मैं एक्टिविटी देती हूँ, आई प्रोवाइड देम शीट्स एंड कलर्स। विमेन ग्रुप जो केसरिया रंग है अपना, सैफरन है, उन महिलाओं को महिलाओं के बारे में सोच प्रकट करने की, को ड्रॉ करने की, चाहे वो शब्दों में करे, चाहे ड्राइंग में करे, चाहे मॉन्यूमेंट, whatever they want they can draw it in their that female group, that is saffron group. I don't call it female group, but I assign the role and responsibility for the women, female folk of society. And white, I provide them to think thought process of men. And you will surprise the things which come out from their mouth, from their paintings, from their posters. It is really surprising for all of us. And then I give the third group, that is green, which is the sign of productivity, which is the sign of welfare, this is the sign of agriculture. क्योंकि भूमि है, भूमि से पौधा उगेगा और उगकर ही तो फल देगा। तो वही बात मैन एंड वीमेन की है कि बीज होगा तभी तो भूमि पे पड़ेगा, तभी तो पौधा देगा, और पौधा देगा तो फल देगा। और इन सब को जोड़ने के लिए हमारे पास कल्चर है, संस्कृति है। और वो संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति मल्टीफेरियस है, मल्टी डायमेंशनल है। एक ऐसी सोशल सेटअप है जहां हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं में, विभिन्न प्रकार की कॉस्ट्यूम्स में, विभिन्न प्रकार के फूड्स में, विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स में, बिलीफ्स में, इन सब का जो एक समागम रूप होता है संस्कृति कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं संस्कृति इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, कल्चर इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। और इस मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट में हम क्या करते हैं? इट इज ए मल्टी मॉन्यूमेंट्स, इट इज ए मल्टी कलर, multi dances, music, folks, multi-regional languages, multi-food habits, multi-dresses, costumes, multi-religious, multi-personality, and सबसे इम्पोर्टेंट बात है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर। ये सारी जो संस्कृति का स्वरूप है। और इन संस्कृति के अंतर्गत हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। क्योंकि ओवरऑल culture is there to remove our monotony, culture is there to give creativity to ourselves। जो हम सेल्फ की बात कर रहे थे, राज सेल्फ की बात कर रहे थे, अदर सेल्फ की बात करते थे, तो संस्कृति का क्यों अध्ययन किया जाना चाहिए? क्योंकि दिस ब्रेक्स आवर मोनोटोनी। ये हमारे में जो नीरसता भरी हुई है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं, तो वी फील आइसोलेटेड, वी फील डिप्रेस्ड, वी फील कि हम मीनिंगलेस। So the culture has given us the concept of involvement in the process of learning to eradicate our monotony। हम अपनी निरसता को कम करते हैं, हम अपने सकारात्मकता, क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं, हम उन हैबिट फॉर्मेशंस को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज करते हैं। क्योंकि सीसीआरटी के माध्यम से हम कल्चरल वैल्यूज को एनहांस करना चाहते हैं। हम अपने कैरिकुलम के अंतर्गत उन कल्चरल वैल्यूज को इनकलकेट करना चाहते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को सामाजिकता दे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्णता दे, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को समरसता दे। संस्कृति यही तो है। मैंने कहा ना, इट इज मल्टी कलर, इट इज मल्टी मॉन्यूमेंट्स, मल्टी डांसेस, म्यूजिक, फोक्स, मल्टी फूड हैबिट्स, मल्टी ड्रेसेस एंड मल्टी रिलीजन, मल्टी। तो ये सारी जो चीजें हैं, विभिन्नता में एकता हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा विचार है। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, और भारतीयता की सर्वोपरि इसी बात पर निर्भर करती है कि हम कितने खुशहाल हैं, कितने स्वस्थ हैं और कितनी समृद्धता से। गांधी जी के ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, मैंने आपको 3H कहा, तो ये सारे 3H हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंततोगत्वा उससे समरसता जो हमारे व्यवहार में आती है उसको आगे बढ़ाते हैं। इस समरसता, हेल्थ और हैप्पीनेस और हार्मनी के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम एक देशाटन करें। व्हाई देयर इज अ टूरिज्म? हम क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं? व्हाई वी हैव द रिलीजियस टूरिज्म? हम धार्मिक स्थानों पर अलग अलग जाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ वैदिक संस्कृति से कोई भेदभाव मनुष्य, औरत और आदमी में नहीं है। जैसे प्रभु हमारे 3
हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन साथ ही साथ लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा, ये समरूप है। इसी तरह अगर हम मैन एंड वीमेन की बात करते हैं तो ई जो स्टैंड करता है, ई दैट इज इन बोथ मैन में भी है, वीमेन, एक्सेलेंस, एनहांसमेंट, एफिशिएंसी, एनकरेजमेंट है, ये ईद। तो ये भी हमारी, हम इस कल्चर के अंतर्गत पाया जाता है कि ई इज सच सिग्निफिकेंट। ई लर्निंग की बात करते हैं हम आजकल, हम मैन वीमेन में ई आता है, तो ई स्टैंड्स फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज। और इसमें हम विभिन्न प्रकार की सभ्यता संस्कृतियों को तो देखते हैं, लेकिन जो हम में है एकता का भाव, हम क्या खाते हैं। आज देखिए आप, ईस्ट की अलग कल्चर है, वेस्ट की अलग कल्चर है, नॉर्थ की अलग कल्चर है, साउथ की अलग कल्चर है, और इस चारों कल्चर में भी हम अपने आप को, वी आर प्राउड इंडियंस, हम अपने आप को भारतीय कहने में बहुत गौरव अनुभव करते हैं कि भारतीयता अपने आप में एक ऐसा रिलीजन है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने समाज ने बना दिया, लेकिन हम इस रिलीजन की बात करते हैं जो भारतीयता के रूप में है। हम हिंदुत्व की बात नहीं करते। भारतीयता अपने आप में उन गुणों का विकास करती है जिसके माध्यम से हम विश्व गुरु कहलाए। और विश्व गुरु के लिए कि हमारे मैत्री भाव हो, सहयोग भाव हो, सद्भावना हो, सत्कार हो, मानवीय मूल्यों का सरोवर हो। मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्य क्या है? ये वो मूल्य है जो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना सिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग सिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण सिखाते हैं। तो हमारी जो ब्यूटी ऑफ कल्चर है, वो ब्यूटी ऑफ कल्चर यही है कि हमारी मोनोटोनी को रिलीज करती है, ये हमें सुख शांति समृद्धि देती है। सबसे बड़ी बात है कि सुख शांति और समृद्धि कितना बड़ा प्रत्यय है। आज के जमाने में यही तो खत्म हो गया है। हम ऊपर से सुखी दिखते हैं, जब उनका मन टटोलते हैं तो हमें लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है, खोखला शरीर है। हम नहीं जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम रोज न्यूज देखते हैं। अभी आप देख रहे हो अमिताभ बच्चन का करोड़पति। आप देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्यों हम अपने आप में उस संस्कृति को आत्मसात नहीं करते। इसलिए अगर हमें जेंडर को समझना है, मनुष्य और औरत और आदमी और मनुष्य को, इंसानियत को, तो हमें कल्चर का सहारा लेना पड़ेगा। ये किसके लिए कल्चर है? क्या अगर इंसान नहीं होता तो इस कल्चर का कोई उपयोग है? ये नदी नाले पर्वत बाग बगीचे, अलग अलग तरह की पोशाकें। अब बंगाल में जाओ, बंगाली कल्चर डिफरेंट है, खान पान अलग है, पहनना ओढ़ना अलग है। साउथ में जाओ तो साउथ का खान पान, स्टेपल फूड अलग है, वहाँ के रिचुअल्स अलग है। आप वेस्ट में जाओ तो वेस्ट का अलग सिस्टम है, खान पान, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज। और आप नॉर्थ में जाओ तो वहां का अलग। और ये जो जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनमें विभिन्नता है। विभिन्नता, खान पान, रीति रिवाज, पहनना ओढ़ना, तीज त्योहार, ये सब क्यों है? ये मानवीयता को जोड़ने, मानवीय मूल्यों का संवहन करने के लिए। ह्यूमन वैल्यूज आर सेम फॉर ऑल दीज डिफरेंशिएशन। इसलिए तो कहते हैं कि विभिन्नता में एकता है। वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, वी हैव डिफरेंट कल्चर, बट एट द सेम टाइम वी एज ए इंडियन फील प्राउड ऑफ बी इंडियन, फॉर द इंडियन, बाय द इंडियन। ये सारी हमारी जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है ना, वही परिभाषा हमारी मानवीय मूल्यों पर आधारित है। वी आर लूजिंग आवर वैल्यूज। व्हाई वी आर लूजिंग? वी कॉपी द वेस्टर्न फिलोसफी। हम पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो तो खोखले हैं, वो एकांतवादी है, वो एकाकीवादी है। वेयरएज वी आर हैविंग अ समूह संरचना। हमारा परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कल्चर में जो फैमिली है, दैट इज द बिगेस्ट एसेट टू आवरसेल्फ। अगर हम परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय नहीं होगा, सद्भावना नहीं होगा, प्यार त्याग नहीं होगा, तो हमारी वैल्यूज क्या है? आज भारतीय संस्कृति ने वेस्ट को फॉलो करते करते हमारी संस्कृति में कितना नीचापन आ गया कि हम बुजुर्गों को आश्रम में छोड़ जाते हैं। क्या उन्होंने हमें इसलिए बड़ा किया कि जब उनका वक्त आए, जब हमने हमारा वक्त उनके साथ अच्छे से निकाला, उन्होंने हमारा लालन पालन किया, हमें सब कुछ जीवन में जो चाहिए दिया, और जब उनका नंबर आया तो हम उनको आश्रम में छोड़ जाते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? कदापि ऐसी संस्कृति नहीं है। हम केवल पाश्चात्य को
हम मशीनी जिंदगी को पसंद करने लग गए हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत अपनी जो संस्कृति है उसको हम भूलने लगे हैं। इस कल्चर के माध्यम से हम हर बच्चे की कल्चर, उसका सोशलाइजेशन पैटर्न, उसका लगाव प्रकृति के साथ क्या, हम सूर्य नमस्कार की बात करते लेकिन उसके बारे में नहीं बताते कि भाई सूर्य से हमें क्या मिलता है। साइंस है, साइंस इज ऑल्सो गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बट एट द सेम टाइम्स जहां आस्था है, जहां समर्पण है, जहां ट्रस्ट है, बिलोंगिंगनेस है, वो हमें कल्चर से मिलती है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने अभिरुचि के अनुसार, एप्टीट्यूड के अनुसार अपनी कला का चयन करता है। और इस नई एजुकेशन पॉलिसी को मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि उसके अंतर्गत ये सारे प्रावधान हैं, जहां बच्चा जैसे ही समझने लगता है वो ये देखने लगता है कि मेरे इनर सेल्फ में क्या जरूरत है। अभी क्या होता है, पाश्चात्य हम डिग्री वाली सभ्यता, हम शिक्षा को डिग्री से जोड़ के और हम केवल नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। हम मानव मन को सुकून देने के लिए इंसान को तैयार नहीं कर रहे। क्या सब कुछ शिक्षा ही है? क्योंकि अभी हमारी संस्कृति में तो नहीं, हमारे पाश्चात्य संस्कृति डिग्री से हमें नौकरी मिलती है। तो ऐसी डिग्री क्या काम की जिनको कुछ नहीं आता हो। तो मेरा ये कहना है कि जो कल्चर है, उसमें भी भारतीयता की कल्चर जो विभिन्नता में एकता लिए हुए है, वो हमें जोड़ती है। परिवारों में तीज त्योहार व्रत ये सब आते हैं। आप देखिए हमारे त्योहार अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आप देखेंगे कि एकम से लेके पूर्णिमा तक, अमावस्या तक कोई ना कोई त्योहार होता है। सोमवती अमावस्या कह लीजिए, एकादशी की बात कर लीजिए, देव उठनी एकादशी। तो एक हम देवता किसे कहते हैं? जो अननोन पावर है, अननोन पावर है, जिसको हम नोन अपने हृदय में बिठाते हैं। कोई चित्र के रूप में, तो कोई मूर्ति के रूप में, कोई आस्था के रूप में, कोई किताब के रूप में। ये हमारी कल्चर की तो पार्ट है कि हम किस तरह से उन चीजों को आवाप्त करते हैं। किस तरह से हम कहते हैं भगवान है क्या, बताओ। साइंटिस्ट कहते हैं भगवान कहाँ, दिखाओ। भगवान आपके मन में है, भगवान आपके सेल्फ में है, जो पावर देता है एक्युमुलेट करने का एनर्जी को, वो आपको सुकून देता है, वो आपके इमोशनल रिलीज की ओर ले जाता है। और उसके आधार पर आप अनुभव करते हैं। कभी हम प्रभु के सामने खड़े होकर वंदना करते हैं, तो कभी हम मेडिटेशन करके वंदना करते हैं, तो कभी हम भजन गा के करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, जो जिसको जैसा सूट करे, क्योंकि विभिन्नता में एकता है। ये सांसों का ताना बाना है। इस सांसों की तारतम्यता के लिए जो हमारे अनुकूल है उनका अनुसरण करें, क्योंकि संस्कृति में तो बहुत कुछ है। हम डांस करना चाहते हैं तो डांस करें, हम गाना चाहते हैं, वोकल गाना चाहते हैं तो वोकल करें। अगर हम आत्म शांति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रोडक्टिव होती है, वो प्रिवेंटिव होती है। प्रिवेंटिव मानसिक मनोशारीरिक बीमारियों से प्रिवेंटिव होती है। प्रोडक्टिव होती है कि उस क्षेत्र में अगर आप काम करोगे तो उस क्षेत्र में आपको ज्यादा उत्साहवर्धन होगा, आप ज्यादा कमा सकते हो, इसलिए आप वो काम करें। तो नई शिक्षा, नई तालीम के अंतर्गत हमने बच्चे के उस जहन को इम्पोर्टेंस दी है, बच्चे की उस इमोशनैलिटी और कॉग्निशंस और परफॉर्मेंस क्वेश्चन को हमने इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चा जिस लायक होता है कि आगे जाके स्ट्रेस नहीं आए। आज समाज में क्यों स्ट्रेस है? क्यों? विभिन्नता को तो समझ रहे हैं लेकिन उसमें एकता लाने का प्रयास नहीं करते। हम दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे विचारों के प्रति, दूसरे फूड के प्रति, हालांकि अभी तो बहुत कल्चर हो गई कि लोग साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं, बंगाली फूड करते हैं, मद्रासी फूड करते हैं, यूपी फूड करते हैं, पंजाबी डांस, मतलब जो भी हमारी कल्चर है जिसके अंदर ये सारी चीजें विद्यमान है, उन सारी स्थितियों को हम एंजॉय करते हैं। क्योंकि अंततोगत्वा हमारा जो उद्देश्य है, मानव संस्कृति का अंततोगत्वा जो उद्देश्य है, स्वास्थ्य, खुशहाली और समरूपता, हेल्थ हैप्पीनेस हार्मनी। इसलिए अगर हम 3H को सांगोपांग रूप से बढ़ाना चाहते हैं, उसमें समरूपता लाना चाहते हैं, उसमें मानवीय मूल्यों का संचार करना चाहते हैं, हमारी अभिवृत्तियों को उसके अनुकूल करना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्चर पर फोकस करना पड़ेगा। हमें अपना ज्ञान का वर्धन करना पड़ेगा। हमें अलग अलग जगह के कस्टम्स को देखना पड़ेगा, अलग अलग तरह के रिचुअल्स को समझना पड़ेगा। हमारी जो हवेलियां हैं, हमारे जो महल है, उनको देखना पड़ेगा। हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का देखना भी पड़ेगा। साथ ही साथ उनका दोहन पर हमें ध्यान देना। हम पानी का जो
वेस्ट करते हैं, उस पानी को भी हमारी संस्कृति में किसी चीज का, हमारी जो संस्कृति है वो इतने अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण है, किसी चीज का व्यर्थ दोहन कभी नहीं बताया गया है। हमारी संस्कृति कहती है बांट चूट के खाना और बैकुंठ को जाना। मतलब कि अगर हम अपने उस इनकम को अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्ट करके और हम मानव कल्याण की बात कर सकते हैं, अपने साथियों के कल्याण की, जिनको जरूरत है उनके लिए कर सकते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति हम, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो हमारे हिंदू धर्म के मोक्ष की प्राप्ति है, उसको मोक्ष को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम दूसरों के लिए सेवा करेंगे। जब तक हमारे में सेवा भाव नहीं है, वो सेवा भाव हमें शेयरिंग एंड केयरिंग का मोटिव नहीं देता, वो हमें शेयरिंग केयरिंग कल्चर को भी नहीं करने देता, क्योंकि हम तो एकाकी जीवन जीना चाहते हैं, हम तो अकेले ही रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम मानव उद्धार चाहते हैं, मानव उद्धार करना चाहते हैं, मानव संस्कृति का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें संस्कृति के विभिन्नता के विभिन्न जो पैरामीटर्स हैं उनको समझने की जरूरत है। हम दूसरे रिलीजन को समझे, उसका रेस्पेक्ट करें, फूड हैबिट्स को समझे, उन ड्रेसेस को, और ये भाव आया है और आना चाहिए। और इन सब चीजों से हमें एक दूसरे इंटरपर्सनल रिस्पेक्ट की भावना विकसित होती है। भी हम उस गांधी दर्शन के मित्रता भाव को, समरसता भाव को, सहजता को हम समझ सकेंगे। अन्यथा तो इसलिए मेरा ये कहना है कि कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक मूल्यों का दोहन और उनका उपयोग और उनको अपनी मानसिकता में ग्रहण करना हमारे लिए बहुत महती आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर उन सांस्कृतिक मूल्यों का दोहन करें। आप जहां जहां से भी हो, आप अपने शहर को सबसे पहले पहचानें, उस शहर की संस्कृति को पहचानें और फिर देखें कि हम इसमें क्या नया कर सकते हैं। क्योंकि जगह अगर इनोवेशन करेंगे, नयापन लाएंगे आप, तभी तो आप सांस्कृतिक मूल्यों का दोहन करेंगे। क्योंकि अगर हमारी ह्यूमन वैल्यूज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सांस्कृतिक मूल्यों के साथ अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारी शिक्षा दीक्षा में प्रगाढ़ता आएगी, हमें प्रकृति का सम्मान करना आएगा, हमें लोगों का सम्मान करना आएगा, मैत्री भाव विकसित करना होगा। हमारी संस्कृति एक विश्व बंधुत्व की भावना से सरोबार है, इसका आभूषण है विश्व बंधुत्व, कि हम किसी के प्रति मनमुटाव नहीं रखते, हम किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, हम एक सामूहिकता की बात करते हैं, मैत्रीपूर्ण बात करते हैं। संस्कृति वह है जिसके अंतर्गत हम जन्म लेते हैं और उसके अंतर्गत हम किस तरह से लालन पालन किया जाता है, उन चीज को ग्रहण करते हैं और हम उस भारतीयता के मूल्यों का ग्रहण करते हैं। तो संस्कृति एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल व्यवहार है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि मानव कल्याण में महिला हो या पुरुष हो, ये मानव कल्याण है जो किसी में भेदभाव नहीं करता। सूरज की रोशनी हम सब उसका रसोस्वादन करते हैं, सूरज चांद सितारे सबका रसोस्वादन हम समान रूप से करते हैं। ये हम पर निर्भर, मतलब भगवान की तरफ से या सूर्य की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो प्रकृति के आधार स्तंभ है उनका रसोस्वादन करना हमारी संस्कृति का, क्योंकि संस्कृति हमारे मूल्य हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी वैल्यूज है, हमारी एटीट्यूड्स हैं। और जिस तरह के परिवार में हम जन्म लेते हैं, विभिन्नता है लेकिन अंततः एक ही मनुष्यता की बात। हमारी संस्कृति सबसे ज्यादा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है कि हमने पूरे मानव समाज को परिवार माना है और पारिवारिक मूल्यों का दावा करने के। इसीलिए तो अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें, कल्चर जिसे बोलते हैं, तो C स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी, C स्टैंड्स फॉर, ये लिखिए आप, C स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी, यानी डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट फॉक्स, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, ये सब अलग अलग होने के बावजूद भी एक कम्युनिटी है। वसुधैव कुटुंबकम कम्युनिटी है। कल्चर इज ए कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। और जब यू की बात करते हैं तो C स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड फॉक एंड म्यूजिक एंड ऑल दिस, एंड U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। कल्चर में सेकंड आता है U, कल्चर, अंडरस्टैंडिंग of what? Understanding of each other, understanding of understanding of each other's interpersonal relationship, interpersonal expectations, to understand them and to respect them,
Then comes the CUL. L stands for legally, means ethically. क्यों ethically? क्योंकि लीडरशिप होती है हर परिवार में और उसमें मॉरल वैल्यूज होती हैं, और उन वैल्यूज को लीगली मीन्स हम नीतिगत तरीके से उनका संवादन करेंगे, संवारण करेंगे. इफ यू आर मीनिंगफुली, लीगली, एथिकली डूइंग दैट. और व्हाट इज एथिकली? जो मानवीय मूल्यों का अपहरण नहीं करे, जो मानवीय मूल्यों का सम्मान करे, वही तो नीति शास्त्र है, एथिक्स है. तो C stands for community, U stands for understanding, S stands for legally, ethics, and T stands for fourth word has T. That stands for trustworthiness. मतलब T stands for truthworthiness, trust, कि हमें इंटरपर्सनल ट्रस्ट हो, हम एक दूसरे को अपने जैसा समझें और उसके अनुकूल अपने व्यवहार करने का प्रयत्न करें. इसको एम्पैथी, अंग्रेजी में एम्पैथी भी कहते हैं, परानुभूति, जिसका हिंदी वर्ड है परानुभूति. अगर ट्रुथवर्दीनेस है तो हमें एम्पैथेटिक बिहेवियर होगा कि हम कोई भी चीज करने से पहले ये देखेंगे कि अगला आदमी उस क्या फील कर रहा है. हम दूसरे के शू में पांव डाल के देखते हैं, तो इसको परानुभूति कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं. फोर्थ जो CULT कल्चर का टी का है ट्रस्टवर्दीनेस. और ट्रस्ट इंटरडिपेंडेंस होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप सब कुछ नहीं कर सकता. किसी भी संस्कृति में हो, इंसान एक सामाजिक प्राणी है. सामाजिक प्राणी के साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों का दोहन करने वाली मानवीयता है. इसलिए आवश्यकता है कि हम ट्रस्टवर्दी हैं. यू नेक्स्ट, फिफ्थ इज यू, दैट इज यूनिकनेस. क्योंकि हर संस्कृति में अपनी एक विशिष्टता होती है, यूनिकनेस होती है. वो व्हाट इज दैट यूनिकनेस? वो यूनिकनेस है कि हमारी फूड हैबिट्स क्या है, हमारे कॉस्ट्यूम्स क्या है, हमारे कल्चरल आर्ट क्या है, हमारी रिलीजियोसिटी क्या है. यानी कि हमारी जो यूनिकनेस है, क्योंकि हमने कहा कि पर्सनैलिटी इज अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन. जब हम व्यक्तित्व का व्याख्या करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स. तो वही बात कल्चर के लिए भी है कि कल्चर में जो यू आया है वो है यूनिकनेस, विशिष्टता. विशिष्टता खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा, ये सारी चीजों में यूनिक है. अगर साउथ इंडियन अपनी यूनिक भाषा बोलता है, यूनिक खाना खाता है, यूनिक ड्रेस पहनता है, क्योंकि वो उनका सिंबोलिज्म है, वो उनकी आइडेंटिटी है. अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट वाले के अलग है, पंजाब है, राजस्थान है, ये लोग सब अपने तरीके से अपनी तरफ से खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं. अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो एक अलग संस्कृति है, लेकिन उनमें यूनिकनेस, हर एक में यूनिकनेस है दैट अट्रैक्ट ईच वन. हम लोग कई बार अपने चेंज करने के लिए हम कभी असमी ड्रेस पहनते हैं, तो कोई बंगाली पहनते हैं, तो कोई साउथ इंडियन पहनते हैं, कभी राजस्थानी पहनते हैं, तो हम कश्मीरी पहनते हैं. तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति, हर कल्चर अपने आप में यूनिक होती है, विशिष्ट होती है. उसकी अपनी विशेषताएं, अपने रीति रिवाज, अपने विश्वास होते हैं, अपनी अभिवृत्तियां होती है उसके अनुकूल. और नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर आर. आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप, फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लॉ. R stands for relationship. What relationship? Individual to individual relation, individual to group relationship, then group to group relationship. Means there are different parameters of family. वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो वहाँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन है, इंडिविजुअल टू ग्रुप है. जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, आप ग्रुप से बात कर रही हूँ, और एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स का आपका ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप टीचर है. तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? व्हाट इज द रोल ऑफ मदर, व्हाट इज द रोल ऑफ फादर, व्हाट इज द रोल ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द सिस्टर और ब्रदर और बॉय और गर्ल. सो ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज बीन डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, and then ultimately it amalgams with the culture of that particular area. But ultimately it is a individual's interpersonal relationship. So R stands for relationship. And the last E is excellent life. Culture says, according to culture and according to my opinion, संस्कृति हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करती है. कोई संस्कृति ऐसे नहीं है जो दुखी देखना चाहती है. संस्कृति तो आई ही इसलिए है कि जीवन को उल्लासपूर्ण तरीके से, जीवन को जीवंत तरीके से,
जीवन को गुणवत्ता की तरीके से जी सकें। और गुणवत्ता क्या है? मन में शांति हो, शरीर में स्वस्थता हो, विचारों में अभिव्यक्ति हो और समरूपता हो। अगर ये सब बातें हमारे एक्सीलेंट लाइफ की ओर ले जाती है, तो कल्चर में अगर हम मीनिंग्स देखें तो C स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट, U stands for understanding, L stands for legally, ethically, leadership, moral values, and T stands for truthworthiness, trust, interdependence. U stands for uniqueness of all the culture. R stands for relationship, for roles and responsibility. E stands for excellent. तो कहने का तात्पर्य है कि कल्चर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए है। जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमें हैप्पीनेस चाहिए। नाउअडेज आपने देखा होगा कि आजकल हम खुशहाली की बात करते रहते हैं और वो खुशहाली का इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। कौन सा देश 100% हैप्पीनेस है? क्योंकि हर एक देश की, हर एक कल्चर की अलग अलग इंडेक्सेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एक इंडेक्स कॉमन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसा भोजन करते हैं, कैसी उनकी मानसिकता, खाने पीने का पूरा प्रबंध है, पहनने ओढ़ने का पूरा प्रबंध है, रहने करने की शिक्षा दीक्षा। तो अल्टीमेटली जो एक इंडेक्स कॉमन है सभी कल्चर में, वो कल्चर है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारे लिए कल्चर की बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम एक्सीलेंट लाइफ को जीते हैं। तो कल्चर का इस तरह से अगर हम वर्ड बाय मीनिंग भी देखें, जैसे मैं कहती हूँ महिला मानव हितों का लालन पालन करने वाली है, तो अगर हम उसको और ज्यादा विमेन में डिफाइन करें तो होलसम आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। तो अलग अलग शब्द का भी हमें कई बार इस तरह से विस्तार करके भी देखना चाहिए। इन सब में सबसे जो बड़ी बात संस्कृति में है वो है स्पिरिचुअलिटी। वैदिक संस्कृति से हम देख रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में जाकर अपना ध्यान करते थे। तो जीवन जीने की कला में हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं कि हम कला के साथ ही साथ डांस, ड्रामा, आर्ट के साथ ही साथ हम अपने पे फोकस करने के लिए, मैंने कहा ना पहले अपने आप से जुड़ना, तो अपने आत्मचिंतन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हम मेडिटेशन भी करें। आज जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें अपनी आवश्यकताओं की, गांधी जी का भी दर्शन यही था कि हम अपनी आवश्यकताओं का दोहन इस तरह से करें कि हम अपने लिए अपना सामान, अपनी वस्तु, विषय वस्तु में, और ये हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति में इतनी विभिन्नता है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो, सोशल रिसोर्सेज की बात करो, इकोनॉमी की। आज अगर हम मिट्टी भी बेच के करना चाहे तो हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ओर जा सकते हैं। हम अपने तालाबों का पानी भी, अगर हम, आप देख रहे हैं कि आज हम सब लोग पानी कौन सा पीते हैं, सब हम उसको कि हमें तो मिनरल वाटर चाहिए, यानी हर चीज की वैल्यू है। ये निर्भर रहता है, गांव में आ जाइए कुमार के पास, उसके पास मिट्टी से कितने तरह की चीजें बनती है। अगर हम कला की बात करें, ग्रामीण महिलाओं में, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाएं, आप वहां देखेंगे उनके पास कितनी सारी कला। आदिवासियों के पास देखिए जंगल जमीन सब है, उसमें अपने मेडिसिनल प्लांट्स, आजकल आप देखिए कि सारी उन प्लांट्स की, हम एलोपैथी की ओर नहीं जा रहे हैं, हम आयुर्वेदिक की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारी आत्मनिर्भर भारत का एक सचेत सपना है। पहले लोग करते थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से हमने क्या किया कि हमने अपने पर तो फोकस हटा दिया और उनको देखते रहे, उनके जैसे कपड़े पहनने लग गए, उनके जैसे आचार विचार करने लग गए, उनके जैसे भोगवादी प्रवृत्ति में हो गए। हमने अपना स्वयं उनको बेच दिया। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इट इज ट्रू दैट वी हैव लॉस्ट आवरसेल्फ बाय कॉपिंग देम। जहां कोई शांति नहीं है, कोई सर्वता नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, और हमने ऐसा सब किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं तो अपनी चीजों से जुड़े। गांव में कितना सामान खराब दिया, आप देखिए चंडीगढ़ का तो बसावा ही, वहां पे जो भी है आप देखिए जितनी वेस्ट चीजें उनका उपयोग हुआ, तो आज वो पर्यटन स्थल बन गया और हम सब देखने जा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सांस्कृतिक मूल्य एक धरोहर के रूप में आत्मसात है और हम दूसरों के प्रति स्नेह भाव रखते हैं और दूसरों के प्रति समर्पण रहते हैं, तो ऐसे कार्यों को अपने रोजगार का माध्यम बनाएं जो कि हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। लेकिन
उसके लिए ज्ञानात्मक रूप से सुदृढ़ होना होगा, उस ज्ञानात्मकता की, उस सृजनात्मकता की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, जो हमें नई नई चीजों का इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करती है। हमने गांव में काम किया, हमने महिलाओं को गीत गाते हुए देखा, उनको हम मानते हुए देखा, हमने प्रयास किया कि इन सारी चीजों को हम बाजार में लेके आए, उनको भी अच्छा लगेगा। शादी ब्याह में गाने बजाने का कार्यक्रम होता है, तो अगर ऐसी महिलाओं के समूह हमने बनाए और उनको इन शादी ब्याहों के लिए पैसे की मनी के बेसिस पे उनको बुलाया गया, तो उनका आत्मनिर्भरता का सपना भी साकार हुआ और उनके कौशल का, क्योंकि आज की सांस्कृतिक परिदृश्य में आवश्यकता है उन कौशलों को पहचानना जो उनके स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, उन कौशलों को बाजार में लाकर। हालांकि हमने क्या किया कि हमारा माइग्रेशन होता रहा, रूरल इंडिया से हमारा अर्बन इंडिया में माइग्रेशन हुआ, वो भी जरूरी है, लेकिन जो आदमी सक्षम है, जिसकी मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, परफॉर्मेंस कैपेसिटी इतनी है कि वो बाहर जाके अपना बेस्ट दे सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम बाहर जाके और पिछड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आवश्यकता है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में, उन्हीं क्षेत्रों में रहकर, उन्हीं क्षेत्रों में जो उपलब्ध है रोजगार के साधन, या हम अपना बना सकते हैं, उनकी ओर अग्रेसित करना पड़ेगा। और ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज नई जो शिक्षा नीति है उसको आप अच्छे से पढ़िए और ये कोशिश करिए कि हम अपने अपने जो विद्यार्थी हैं उनको कैसे अपने आप से जोड़ सकते हैं, कैसे भारतीय संस्कृति से, कैसे उस गांव की संस्कृति से जोड़ सकते हैं। गांव में हजारों तरह के, हमने खेती करना छोड़ दिया क्योंकि हमें बाहर जाके ज्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारा जो भारतीय व्यक्तित्व है, भारतीय लोग हैं, वो गांव में बसते हैं, तो हमें उनको वापस घर में ही, अपने घर में ही रोककर काम करवाना पड़ेगा। हमें उन गांव वालों को शहरों में केवल वही जाने चाहिए जिनके पास पोटेंशियल है और वो वहां जाके प्रोडक्ट 1 to 2 या 4 16 कर सकते हो। बाकी जो सामान्य लोग हैं, इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम उस कॉम्पिटेंसी को समझें, उनकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी को समझें, उसके अनुकूल उनकी शिक्षा दीक्षा का दोहन करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हमारे एथिक्स है, मॉरल है, ह्यूमन वैल्यूज है, इन सब को बनाए रखने के लिए हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी व्यक्तित्व का व्यक्ति धनी है, बहुआयामी संस्कृति की भारतीय संस्कृति धनी है। उन मूल्यों को, उन नृत्यों को, उन कलाकृतियों को, उन रंगकर्मियों को, उन संगीतज्ञों को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जो उस क्षेत्र में, उसके जो दो फायदे हैं, एक तो कभी उनको स्ट्रेस नहीं होगा, कभी तनाव नहीं होगा, कभी मानसिक द्वंद्व नहीं होगा, बल्कि वो अपने आप में इतने सहज भाव से खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। अगर खुशहाल देश, संस्कृति जब अपनी खुशहाल है, तो हम क्यों नहीं इंसान को सुख शांति समृद्धि दे सकते हैं। वो सुख शांति समृद्धि देने के लिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपनी कला से जुड़ना है, अपने मूल्यों से, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कल्चर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, हर कल्चर की अपने अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज, त्योहार है, उनका अनुसरण करते हुए हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को, हमें उस जेंडर को एम्पावर करना है, जो जेंडर अकेला नहीं रह सकता, जिसे समाज चाहिए, जिसे संस्कृति चाहिए, जिसे प्रकृति चाहिए। इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ पाते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में उपयोगिता होगी। इसलिए प्लीज मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपने शिक्षार्थियों में निहित उस कौशल को पहचानो। सबसे पहले तो लाइफ स्किल्स देने की जरूरत है, हमें हेल्थ हाइजीन पर ध्यान देना है, उनके साफ सुथरेपन पे ध्यान देना है, पानी की स्वच्छता पे ध्यान। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा परिवर्तन, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज फॉर हेल्थ हाइजीन हैप्पीनेस के लिए काम करना पड़ेगा। और ये हमारी संस्कृति में कूट कूट के भरी हुई है, हेल्थ हैप्पीनेस और हार्मनी बहुत कूट कूट के भरी है, केवल उसे जगाने की जरूरत है। जो सुप्तावस्था में है, जो शयनावस्था में है, हमारे चेतन में विद्यमान है, हमारे अर्ध चेतन में विद्यमान है, लेकिन उसे बाहर चेतनावस्था में लाकर उसे सारगर्भित करना होगा, तभी हम सांस्कृतिक मूल्यों का दोहन कर सकते हैं। अन्यथा बात करने से कुछ नहीं होगा।
हम सब मिलकर पुनः पुनः कहती हूँ नई शिक्षा नीति को पढ़िए, लोकल को वोकल करिए, जो अपने शहर में है, अपने गांव में है, उन चीजों को आगे बढ़ाने का कोशिश करिए, ताकि हम स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। ये हमें शांति देती है, अशांति नहीं देती है। ये हमें मनोशारीरिक स्वास्थ्य देती है, अस्वस्थता नहीं देती है। इसलिए आओ हम सब मिलकर जेंडर एंड कल्चर को दोनों को आत्मसात करके, जो अंततोगत्वा मानव कल्याण की बात है, मानवीय मूल्यों के सरोबार करने की बात है, मानवीय स्वतंत्रता की बात है। क्योंकि मानवीय स्वतंत्रता ये नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ें, इनको जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें एक परिवार है, उस परिवार को जोड़ने की आवश्यकता है। तो मैं तो आपसे अंत में ये कहना चाहूंगी, आओ हम सब मिलके सेव द फैमिली का कॉन्सेप्ट लाएं और सांस्कृतिक मूल्यों का सेव द फैमिली में अंतर्निहित करें, ताकि हम भी आगे बढ़ सके और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो भी आगे बढ़ सके।